दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द रिपब्लिक क्लासेस। रिपब्लिक क्लासेस पे उन्हीं लोग का स्वागत है जो गुणवत्ता से समझौता नहीं करते। बिल्कुल, अगर आपको गुणवत्ता से समझौता करना नहीं आता है तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे रोज़ वीडियो लाते रहेंगे और इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा और उसको लाइक और शेयर अभी मत कीजिए, उसको लाइक और शेयर तब कीजिए वीडियो एंड तक देखिए। और जब आपको लगे कि वास्तव में आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, आप एक सही प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए, समय को जो है नष्ट ना करते हुए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारा टॉपिक है भारत का भौगोलिक परिचय। ये भूगोल का, भारत के भूगोल का जो है पहला चैप्टर है और बेसिक चैप्टर है। यूपीपीएससी का एग्ज़ाम्स हो, स्टेट के लोक सेवाओं का परीक्षा हो या अन्य कोई परीक्षाएं हों, तो उसमें इस चैप्टर से, भारत के भौगोलिक परिचय से अगर क्वेश्चन ना आए तो ये समझ लीजिए असंभव है। कहीं ना कहीं इससे एक आध क्वेश्चंस हमेशा रहता है आपके एग्ज़ाम्स में। दोस्तों, यहाँ इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि भूगोल के जनक की अगर बात की जाए तो भूगोल के जनक की उपमा जो है हिकेटियस को दी जाती है। अर्थात भूगोल के डैडी कौन हुए? हिकेटियस हुए। तो भूगोल के जनक जो हैं वो, उनका नाम हिकेटियस है और हिकेटियस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जेस पीरियोडस। तो ये आपका एक क्वेश्चन मिल गया। हिकेटियस किसके जनक हुए? भूगोल के जनक हुए। और हिकेटियस के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उस पुस्तक का नाम क्या था? जेस पीरियोडस। जेस पीरियोडस इनकी पुस्तक का नाम था। अब यहाँ पर अगर आधुनिक भूगोल के जनक की उपमा पूछी जाए कि आधुनिक भूगोल, अगर यहाँ आधुनिक लगा दिया तो तुरंत आंसर आपका बदल जाएगा। अगर आधुनिक भूगोल के जनक की संज्ञा पूछी जाए तो आधुनिक भूगोल के जनक हो जाएंगे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल के जनक की संज्ञा किसे दी जाती है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। थोड़ा सा डिफरेंस है, केवल भूगोल के जनक पूछ रहा है तो हिकेटियस हो जाएंगे, और सिर्फ आधुनिक लगा दिया कि आधुनिक भूगोल के जनक कौन हो जाएंगे तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। भूगोल जो है इंग्लिश के ज्योग्राफी का हिंदी रूपांतरण है और ज्योग्राफी शब्द का उत्पत्ति ज्योग्राफिका से हुई है, ज्योग्राफिका शब्द से। और ज्योग्राफिका शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल अगर किया जाए, प्रयोग किया जाए, तो वो किया था इरेटोस्थनीज ने। तो ज्योग्राफिका शब्द से भूगोल जो है इंग्लिश के जियोग्राफी से बना है और जियोग्राफी जियोग्राफिका से बना है। और इस जियोग्राफिका शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है भारत का भूगोल, भारत का भौगोलिक परिचय। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। भारत हमारा विविधताओं वाला देश है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक विविधताओं से पूरा भारत हमारा भरा हुआ है। भारत की इन्हीं विविधताओं और इन्हीं विशिष्टताओं के कारण इसको एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारत को क्या कहा जाता है? एक उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि एक महाद्वीप में जितनी विशेषताएं होती हैं वो सारी विशेषताएं कहीं ना कहीं एक देश में पाई जा रही हैं, इसीलिए भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये चीज़ समझ में आई? भारत का अगर नाम पे थोड़ा सा विचार किया जाए तो भारत को कई नामों से जाना जाता है। जैसे अगर इसका प्राचीन नाम देखा जाए तो भारत का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? आर्यावर्त। भारत का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा?
आर्यावर्त। और आर्यावर्त क्यों कहते हैं? आर्यावर्त इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तर भारत में आर्यों के निवास करने के कारण, उत्तर भारत में आर्यों के निवास करने के कारण इसका नाम क्या कहलाया? आर्यावर्त कहलाया। और इन आर्य के जो एक शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम था भरत, आर्यों के एक शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम था भरत, और उन्हीं भरत के नाम पर यह देश भारतवर्ष कहलाया। समझ में आया? ये देश क्या कहलाया? भारतवर्ष कहलाया। किसके नाम पर? ये आर्य के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर। इसके बाद इन आर्यों का अगर निवास स्थान देखा जाए तो ये सिंधु घाटी क्षेत्र था। आर्यों का निवास स्थान क्या था? सिंधु घाटी क्षेत्र था। तो ईरानियों ने इस सिंधु नदी को, सिंधु घाटी क्षेत्र को हिंदू नदी कहा। और ईरानियों, किसने कहा? ईरानियों ने कहा। ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा? सिंधु घाटी क्षेत्र को हिंदू नदी कहा। और इस कारण इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान कहा गया। समझ में आया? इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया? हिंदुस्तान कहा गया। इसके बाद इस सिंधु नदी को सिंधु नदी को यूनानियों ने जो है इंडस नदी कहा। सिंधु नदी को यूनानियों ने क्या कहा? इंडस नदी कहा। और इसीलिए इसके आधार पर भारत को इंडिया कहा जाने लगा। समझ में आया? तो भारत को कौन कौन से नामों से जाना जाता है? प्राचीन नाम आर्यावर्त क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। भारतवर्ष क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है ये भी मैंने बता दिया। और किसने हिंदुस्तान कहा? ईरानियों ने कहा। यूनानियों ने इसे क्या कहा? इंडिया कहा। किस बेस पे कहा? सिंधु नदी को लोग इंडस कहते थे, और इस क्षेत्र में जो लोग रहते थे उसको क्या कहा गया? इंडिया कहा गया। तो ये था भारत का, समय समय पर नाम इसका परिवर्तित होता रहा, और ये सारे नाम जो है भारत के थे, इंडिया के। अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए हम लोग इस चैप्टर में भारत की अवस्थिति देखेंगे, उसका विस्तार देखेंगे, भारत की सीमाओं को देखेंगे, उसकी सीमाओं से लगे हुए राज्यों को देखेंगे, समुद्री सीमाओं को देखेंगे, तटीय सीमाओं को देखेंगे। कहने का मतलब है कि भारत की पूरी बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। भारत एकमात्र ऐसा देश है विश्व में, ये चीज़ ध्यान रखिए, भारत एकमात्र ऐसा देश है विश्व में जिसका नाम किसी महासागर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और वो है आपका हिंद महासागर। समझ में आया? तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा पूरी तरीके से। अब बात करते हैं भारत की अवस्थिति की। तो भारत हमारा एशिया महाद्वीप, किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत हमारा कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अब फिर सवाल उठता है कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो इसका मतलब महाद्वीप और भी होंगे विश्व में, है ना? तो विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या अगर हम लोग बात करें तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या है 7। कितने हैं? 7। लेकिन महाद्वीपों को दो भागों में देखते हैं हम लोग। एक जनसंख्या के आधार पर महाद्वीप देखते हैं और एक क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप देखते हैं। तो महाद्वीपों को दो भागों में देखा जाता है, एक क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप और दूसरा जनसंख्या के आधार पर महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। अब वो कौन कौन से महाद्वीप हैं? तो वो हैं आपका एक एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये क्षेत्रफल के आधार पे 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। फिर क्वेश्चन इसमें से आता है कि भारत, मैंने तो बता दिया भारत हमारा एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। अब इन सातों महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पे? तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। ये क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा है। तो जब सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप हुआ तो छोटा भी होना चाहिए। तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा महाद्वीप। समझ में? ऑस्ट्रेलिया को ओशनियाई देश भी कहा जाता है। आगे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करेंगे इसको। अब महाद्वीपों को जनसंख्या के आधार पे हम लोग देखते हैं। तो महाद्वीपों को जब जनसंख्या के आधार पे देखते हैं तो महाद्वीपों की संख्या 7 के बजाय 6 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। 6 क्यों होती है? क्योंकि इसमें हम अंटार्कटिका को शामिल नहीं करते हैं। अंटार्कटिका एक निर्जन द्वीप है, वहां पे मानव निवास नहीं है। समझ में आया? तो अंटार्कटिका एक निर्जन द्वीप है, इसीलिए जब जनसंख्या के आधार पर महाद्वीप की बात करते हैं तो महाद्वीपों की संख्या 6 हो जाती है। कौन कौन से महाद्वीप हैं? एक एशिया महाद्वीप है आपका, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, फिर यूरोप महाद्वीप आ जाता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस तरीके से हम लोगों ने महाद्वीप को क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर देखा। जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा महाद्वीप जो हो जाएगा वो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है तो वो है एशिया महाद्वीप। और जनसंख्या के मामले से सबसे छोटा महाद्वीप अगर देखा जाए तो वो हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप। तो ये चीज समझ में आई, भारत हमारा एशिया महाद्वीप में है। यहां से आपके कई सारे क्वेश्चंस निकल रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं। अक्षांश और देशांतर को की बात अगर की जाए तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग को समझना होगा कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। देखिए, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझने के लिए सबसे पहले अक्षांश और देशांतर को समझते हैं। तो ग्लोब, पृथ्वी की आकृति जो है गोल नहीं है, वो कैसी है? अंडाकार, ओवल शेप में। ये चीज ध्यान रखिएगा। इस पे जो है ग्लोब में कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। काल्पनिक रेखाएं मतलब कुछ रेखाएं लेटी हुई हैं और कुछ रेखाएं खड़ी हुई हैं। वैज्ञानिकों ने इन काल्पनिक रेखाओं को पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए बनाया है। जो रेखाएं लेटी हुई हैं उनको हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश। लेटी हुई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है और जो खड़ी हुई रेखाएं हैं ग्लोब में उनको देशांतर रेखा कहा जाता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, जब ग्लोब में पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरी इसकी डिटेलिंग बता दूंगा, कितने अक्षांश है, कितने देशांतर है, कैसे कौन सा क्षेत्र क्रिएट होता है, वो सारी चीज़ें। इसमें जो है ये ग्लोब को बीचों बीच से, ये जो अक्षांश रेखा है ये बीचों बीच से उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती है। इसको कहते हैं 0 डिग्री। चूंकि लेटी हुई रेखा है इसलिए 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है संपूर्ण ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाला हिस्सा उत्तर हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में इसको बांटती है। कौन? अक्षांश रेखा। और कौन सी अक्षांश रेखा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा को जो है भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं। समझ में आया? तो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं। अब ऊपर हम लोग चलते हैं
तो उत्तरी गोलार्ध की ओर चलते हैं 0 डिग्री से, तो जब हम लोग यहाँ पहुँचते हैं 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री चूंकि एक लेटी हुई लाइन है, अक्षांश रेखा है, तो ये 23.5 डिग्री चूंकि 0 डिग्री से उत्तर की ओर हम लोग हैं तो उत्तरी हो जाएगा, और लेटी हुई लाइन है इसलिए अक्षांश रेखा हो जाएगी। तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ये चीज समझ में आई? कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं। अब 0 डिग्री से हम लोग नीचे चलेंगे और चूंकि दक्षिण की ओर हैं और यहाँ 23.5 डिग्री जब पहुँचते हैं तो एक लेटी हुई लाइन जाती है। चूंकि 23.5 डिग्री नीचे, चूंकि ये दक्षिण की ओर है हम लोग, तो ये दक्षिणी हो जाएगी और लेटी हुई लाइन है इसलिए अक्षांश रेखा हो जाएगी। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आई? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब समझ में आई। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। हमारा भारत, अब देशांतर रेखाओं की बात कर लेते हैं। चूंकि अक्षांश रेखा ग्लोब को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती थी, जबकि देशांतर रेखा जो होगी 0 डिग्री वो ग्लोब को पूरब और पश्चिम में विभाजित करेगी, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करेगी। हमारा जो भारत है, हमारा भारत अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में, अर्थात हमारा भारत इस कर्क रेखा पर अवस्थित है। हमारा भारत कर्क रेखा पर अवस्थित है। भारत हमारा कहाँ अवस्थित है? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो ये बेसिक चीज थी जो मैंने आपको समझाया। अब भारत का हम लोग अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखते हैं। हाँ, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर हम लोग देखते हैं तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ से जो अक्षांश रेखा जा रही है और यहाँ से जो भारत की अक्षांश रेखा क्रॉस हो रही है, ये अक्षांशीय विस्तार होगा। इस रेखा को, अक्षांशीय विस्तार को, ये 8 डिग्री 4 से ये जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, कितना 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, इसका अक्षांशीय विस्तार होगा। और देशांतरीय विस्तार अगर देखते हैं तो ये जो देशांतर रेखा इधर से जा रही है भारत के, और ये जो देशांतर रेखा इधर से जा रही है, ये भारत का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। तो ये जो देशांतरीय विस्तार है, ये देशांतरीय विस्तार है, ये 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो आपको पता हो गया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट भारत का अक्षांशीय विस्तार है, और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार अगर हम लोग देखते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिण डिस्टेंस की बात करते हैं, और पूरब से पश्चिम का विस्तार अगर देखते हैं भारत का, तो भारत का जो उत्तर से नॉर्थ टू साउथ विस्तार जो है भारत का, वो है भारत का उत्तर से और दक्षिण विस्तार अगर देखते हैं तो 3214 किलोमीटर, कितना 3214 किलोमीटर, अर्थात यहाँ उत्तर से और दक्षिण तक भारत का जो विस्तार है ये 3214 किलोमीटर है। जबकि पूरब से पश्चिम अर्थात ईस्ट टू वेस्ट, भारत का पूरब से पश्चिम विस्तार अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाता है आपका 2933 किलोमीटर। कितना हो जाता है? 2933 किलोमीटर ये भारत का विस्तार हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का अगर विश्व लेवल पर बात किया जाए तो भारत का, पहले तो कुल क्षेत्रफल समझ लेते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है?
32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का, अगर विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत देखा जाए भारत, हाँ, तो भारत का कुल क्षेत्रफल मैंने आप लोग को बताया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का अगर प्रतिशत देखा जाए कि कितना प्रतिशत भारत के पास भूभाग है, तो विश्व के कुल भूभाग का 2.4%, 4-3% भूभाग भारत के पास है। ये जरूर याद रखिएगा आप लोग कि विश्व के कुल कितना प्रतिशत भूभाग भारत के पास है, तो 2.43%। अब क्षेत्रफल की बात आई है भारत की, तो ये भी जान लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसका मतलब 6 बड़े क्षेत्रफल वाले देश और हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से ज्यादा है ना। तो वो हम लोग देखते हैं वो देश कौन कौन से हैं, 6 बड़े क्षेत्रफल वाले देश। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 6 बड़े राष्ट्र कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। तो विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है। कौन है? रूस। रूस का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है। उसके बाद कनाडा आता है। क्या आता है? कनाडा। फिर आता है यूएसए, फिर आता है चीन, फिर आता है ब्राज़ील, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है अपना भारत। तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है। ये क्रम बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि इस क्रम को डिसऑर्डर करके फिर क्रम व्यवस्थित करने के लिए पूछा जाता है आप लोगों से। हाँ, उसके साथ साथ 8वां भी जरूर याद रखिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर है, तो 8वें स्थान पे कौन सा देश है? तो 8वें स्थान पे आपका अर्जेंटीना है। कौन है? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट में बताइए हमको कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। ये हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान। अब हम लोग बात करते हैं, मैंने बताया था कि भारत जो है वो कर्क रेखा पर अवस्थित है। कर्क रेखा मैंने आप लोग को बता दी थी अभी ग्लोब में कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। समझ में आया? अर्थात ये कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। यहां से जाएगी ऐसे। अब कर्क रेखा की बात करते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था कि कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यह आपकी कर्क रेखा। भारत हमारा कर्क रेखा पर अवस्थित है। भारत हमारा कहां स्थित है? कर्क रेखा पर। दूसरी चीज, अब भारत कर्क रेखा पर अवस्थित है, तो ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा आप लोग याद रखिएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 राज्यों से गुजरती है। फिर सवाल बनता है कि ये 8 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो ये 8 राज्य बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। ये 8 राज्य हैं आपके, गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
मिजोरम और त्रिपुरा। ये जो हैं आपके कर्क रेखा पर अवस्थित भारत के राज्य हैं। ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती। ये 8 राज्य आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसके अलावा फिर अब क्वेश्चन इसमें से निकलता है कि निम्न में से किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर अवस्थित है। अभी तो राज्य पूछ लिया कि कौन सा राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर ही पड़ती है, बिल्कुल कर्क रेखा पर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि झारखंड की जो राजधानी है रांची, क्या है, झारखंड की राजधानी रांची, ये बिल्कुल कर्क रेखा पर ही अवस्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। झारखंड की राजधानी रांची बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये दोनों कर्क रेखा के नज़दीक अवस्थित हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये दोनों कर्क रेखा के नज़दीक अवस्थित हैं। जबकि बिल्कुल कर्क रेखा पर अवस्थित राजधानी कौन सी है, रांची है। और किसकी राजधानी है वो, झारखंड की राजधानी है। इसके बाद अब हम लोग इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की सीमाओं की बात करते हैं। तो भारत की जो है स्थलीय सीमा की लंबाई अगर देखी जाए, भारत की स्थलीय सीमा जो स्थल से लगी हुई है, भारत के स्थल से लगी हुई है, उसको स्थलीय सीमा कहेंगे। और ये तटीय सीमा हो गई, है ना, भारत की तटीय सीमा हो गई। तो भारत की स्थलीय सीमा की अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। समझ में आया। अब भारत की तटीय सीमा की लंबाई की बात करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका जो बनता है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि यही है जो जुड़ी हुई है, और ये जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है ये आपके बंगाल की खाड़ी में है, लक्षद्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है, ये सब अरब सागर में है, और ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हिंद महासागर के भाग हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये अंडमान निकोबार का तटीय सीमा और लक्षद्वीप की तटीय सीमा, इनको और भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा, इसको मिला करके फिर पूछा जाए कि संपूर्ण तटीय सीमा की द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी होगी, या फिर भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई पूछता है, तटीय सीमा की लंबाई, तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई आपकी हो जाएगी 6100 किलोमीटर। कितना, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर द्वीपों सहित, अर्थात ये मुख्य भूमि की तटीय सीमा और इन द्वीपों की तटीय सीमा को भी इंक्लूड करके पूछा जाए कि द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, तो वो हो जाएगा 7516.7 किलोमीटर। कितना, 7516.7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गई भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की तटीय सीमा की लंबाई। ठीक है, इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदुओं की। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है, वो यहाँ होगा, है ना। भारत का पूर्वी बिंदु यहाँ होगा, पश्चिमी बिंदु यहाँ होगा, और दक्षिणी बिंदु यहाँ होगा और यहाँ भी होगा। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो सवाल आता है वो दक्षिणी बिंदु से आता है, क्योंकि यही थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा किया जाता है क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु, तो भारत का नॉर्दर्न पॉइंट्स क्या होगा, उत्तरी बिंदु जो होगा वो होगा आपका
इंदिरा कॉल। उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। और ये इंदिरा कॉल कहाँ पे अवस्थित हो सकता है? ग्लोब में देखिए आप, वो भारत के मानचित्र में देखिए, तो ये इंदिरा कॉल आपका जम्मू एंड कश्मीर में होगा। भारत का पूर्वी बिंदु की बात करते हैं। पूर्वी बिंदु, तो भारत का जो पूर्वी बिंदु होगा वो होगा आपका किबिथु। भारत के पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं? किबिथु। ये किबिथु कहाँ अवस्थित हो सकता है? ये किबिथु होगा, यहाँ पे कौन सा राज्य पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगी? ईटानगर होगी। समझ में आया? तो ये जो है किबिथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा आपका, भारत का पूर्वी बिंदु। भारत का पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो होगा वो है, उसका नाम है गौरमोता। भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? गौरमोता। और ये गौरमोता गुजरात में पड़ेगा। किस राज्य में? गुजरात में अवस्थित है। भारत का दक्षिणी बिंदु, मैंने बताया था कि ज़्यादातर क्वेश्चन दक्षिणी बिंदु से ही आते हैं। तो अगर यहाँ पे आप ये देखिए कि भारत का दक्षिणी बिंदु अगर पूछता है तो भारत का दक्षिणी बिंदु यहाँ हो जाएगा, अंडमान निकोबार में। लेकिन भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु अगर पूछता है तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु यहाँ हो जाएगा। मैंने बताया था आपको कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। भारत का दक्षिणी बिंदु अगर पूछता है तो भारत का दक्षिणी बिंदु तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है पिग्मेलियन पॉइंट्स भी कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट्स भी कहा जाता है, और इसको पार्सन पॉइंट्स भी कहा जाता है, पार्सन पॉइंट। तो ये नाम भी याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है? ये भारत का दक्षिणी बिंदु है। और ये अवस्थित कहाँ पे होगा? तो ये होगा अंडमान निकोबार के द्वीप में। कहाँ पे अवस्थित होगा? अंडमान निकोबार में। अब अंडमान निकोबार में तो है, फिर क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार जो है कई द्वीपों का समूह है। कौन से द्वीप में? ये लास्ट वाले द्वीप का नाम पूछ रहा है कि किस द्वीप में ये पॉइंट है। तो वो लास्ट वाला द्वीप जहाँ पे दक्षिणी भारत का दक्षिणी बिंदु है स्थित है, उस द्वीप का नाम भी आपको याद रखना है, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, और ये सब द्वीपों के नाम दे दिए जाते हैं। तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है अंडमान निकोबार में, चूंकि ऊपर के द्वीप को अंडमान के द्वीप कहा जाता है, नीचे के द्वीप को निकोबार के द्वीप कहा जाता है, और इनको सम्मिलित रूप से अंडमान निकोबार कहा जाता है। और भारत का जो दक्षिणी बिंदु है निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। लास्ट वाले द्वीप का क्या नाम है? अर्थात ग्रेट निकोबार। अगर पर्टिकुलर द्वीप का नाम पूछ रहा है तो ग्रेट निकोबार हो जाएगा, है ना? तो ये चीज़ भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अंडमान निकोबार के किस द्वीप में भारत का दक्षिणी बिंदु स्थित है? तो ग्रेट निकोबार के द्वीप में स्थित है। इसके बाद फिर मैंने बताया था कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु अगर पूछता है, ये केवल भारत का दक्षिणी बिंदु पूछ रहा है, अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछता है तो यहाँ हो जाएगा। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु दक्षिणी बिंदु इसको कहते हैं कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी को हम लोग, ये भारत के जो दक्षिणी बिंदु है, इसको केप कोमोरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी या केप कोमोरिन, ये जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। तो ये था कुछ भारत का भौगोलिक परिचय। इसका हम इस चैप्टर का पार्ट 2 भी लाएंगे, क्योंकि ये पूरी चीज़ें अभी कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, और इसके पार्ट 2 में मिलते हैं। पार्ट 1 आप देखिए, और उसके बाद फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और आप अब इसका फ़ायदा अपनी आगामी होने वाली परीक्षाओं में उसका लाभ उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।